हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपका फिजिक्स का, एंड जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फोर्स पढ़ोगे, आप फ्रिक्शन पढ़ोगे, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ोगे जिसमें आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे, एंड न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे, हम न्यूटन के तीनों रूल पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा टफ भी है चैप्टर, तो आपको लास्ट तक बने रहना है सबको समझने के लिए, ठीक है। फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो देखते हैं। ये देखो, ये आदमी है, ये दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो दीवार, अगर दीवार में मोमेंट हो गया तो क्या हुआ, फोर्स उसमें लगा, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग। देखो फोर्स क्या होता है, द मोशन इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट में जब किसी ऑब्जेक्ट को छुआ और उस ऑब्जेक्ट में गति आई, मोशन आया, तो वो किसके कारण था, वो इस वजह से था क्योंकि हमने क्या किया, फोर्स लगाया, धक्का दिया, ठीक है। तो फोर्स आपका क्या होता है कि जब हम जो पुश करते हैं, पुश कर रहे हो आप, या किसी चीज को खींच रहे हो, या स्ट्रेच कर रहे हो, या उसको दबा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके जा रहा है, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ रही है। तो ये क्या होता है, आपका फोर्स होता है, ठीक है। तो द मोशन इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब ये फोर्स इज नथिंग बट एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल जो एफर्ट है वो है आपका फोर्स, जो पुशिंग के फॉर्म में हो सकता है, पुलिंग के फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रेचिंग के फॉर्म में हो सकता है, कंप्रेसिंग। स्ट्रेच मतलब होता है जब आप रबड़ को खींचो, दैट इज स्ट्रेचिंग। कंप्रेस मतलब जब उसको आप अंदर की तरफ दबा रहे हो, ठीक है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कर सकता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियो कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट विल हैव डायरेक्शन, ओके। तो फोर्स आपकी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब फोर्स की एसआई यूनिट हमने क्या देखी थी, देखो फोर्स आपका क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड मास की होती है किलोग्राम, एंड व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, इवन जियो साइंटिस्ट, और आज मैंने सीआईएसएफ का पेपर देखा। और जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फोर्स पूछता ही है। अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लेते हैं। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो वो चार टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो है आपका एक गेंदा, बॉल है, ठीक है। तो बॉल को आपने धक्का दिया तो बॉल मूव कर गया, तो फोर्स ने क्या किया, उसमें एक मोशन ला दिया। तो फोर्स कैन स्टार्ट अ मोशन, और वही बॉल को आपने जो है ऐसे रोक दिया, है ना, एंड इट कैन स्टॉप अ मोशन। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे, जब बस जो है बस में पेट्रोल अगर खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाती है, उसको पीछे से लोग धक्का देते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हुई ना, एंड मेकिंग इट टू मूव स्लोअर और फास्टर। अब फोर्स, हम जिस डायरेक्शन में किसी चीज को मोड़ेंगे वो उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे रिंच से हम किसी चीज को कसते हैं तो फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में क्या ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप समझो कि आपने जो है जैसे पेन जो है, कई बार मैं भी पेन तोड़ चुकी हूँ। तो पेन अगर रखा है और बिल्कुल सस्ता वाला पेन है और आपने उसको ऐसे पकड़ के मोड़ दिया तो पेन टूट गई, है ना। तो चेंज में क्या आ गया, डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। तो फोर्स जो है वो मोशन को स्टार्ट कर सकता है, दैट कैन स्टॉप। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, हम उसको धक्का दे रहे हैं, किसी चीज को डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज ला सकता है। नाउ
टाइप ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स जो है फॉलोइंग टाइप्स के होंगे। पहला होगा आपका कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब अगर दो सरफेस हैं, उनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, दो सरफेस हैं आपके और इनके बीच में कांटेक्ट होने से जो फोर्स हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स हो गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, मान लो कुर्सी है और कुर्सी को आपको घिसका के दूसरी जगह रखना है, देन आप कुर्सी को बिना हाथ से छुए तो घिसका नहीं पाओगे, देन योर बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये जो फोर्स है, जो एक्शन ऑफ मसल से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी मस्कुलर फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वो जैसे हम देखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे जब बस चलती है और ये जो लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको, सड़क जो हल्की सी ऊंची बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो बस क्या है, थोड़ा सा धक्का खा के रुक जाती है, तो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स में लग गया। तो फोर्स जो अपोज हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट का मतलब कि अगर फोर्स जो है, दो ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फोर्स क्या है, काम कर रहा है। फोर्स का काम करने का मतलब यही है कि अब उसमें मोशन हमको दिख रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, जैसे अगर आप चुंबक को, दो चुंबकों को आप मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हो, वो दोनों चुंबक एक दूसरे को कांटेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या है, या एक दूसरे के पास आएंगे और उनके पोल्स अगर उनके दोनों सेम होंगे तो क्या होंगे, दूर जाएंगे, और पोल्स अपोजिट होंगे तो पास आएंगे, देन इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का आपका एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी चार्ज बॉडी है, उसके पास अगर हम कोई बॉडी लेके जा रहे हैं जो चार्ज है या अनचार्ज है, तो ये चार्ज बॉडी जो है हमारी, ये दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी, एंड इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये भी बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती, केवल वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरीवन नोस ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन ने ही बताया था कि जो सेब है वो अगर आपकी अर्थ पे गिर रहा है तो किस वजह से, बिकॉज जो हमारी अर्थ है उसको अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट इन द universe whether small or large exert a force on every other object, and this force is called as gravitational force. And what about this is attractive force, क्योंकि ये force क्या कर रहा है, attract कर रहा है ना। रिवर में जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट होते हैं, जो दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से हो रहे हैं। नॉन कांटेक्ट होते हैं आपके, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्ड इज ग्रेविटेशनल। अब देखो, थोड़ी सी आप कहानी समझो, ये है आपका एटम, ठीक है, ये होता है इसका न्यूक्लियस अंदर। ये न्यूक्लियस में जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर जो सर्कमफेरेंस पे सर्कल लगाते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल। ये बताओ भाई, अगर ये प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में है आपका नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर है और प्रोटॉन अंदर है, तो इनमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो,
ये इलेक्ट्रॉन न तो इसमें अंदर गिर रहा है न प्रोटॉन बाहर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर एटॉमिक न्यूक्लियस में होल्ड करता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में कौन है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, थोड़ा सा यार आप लोग एक काम करना, जैसे ना इसको समझते जाओ और एक एक पेज पे एक एक चैप्टर की समरी बनाते जाओ, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये है, पहले हम लोगों ने रस्सी खींचना किसने किसने खेला है, तो पहले हम लोग रस्सी खींचने वाला खेलते थे। ये है आपकी रस्सी, 5 लोग इधर खड़े हैं, 5 लोग इधर खड़े हैं। इन्होंने जो है रस्सी को अपनी तरफ खींचा, इन्होंने रस्सी को अपनी तरफ खींचा, और ये लोग सेम अमाउंट फोर्स लगा रहे हैं, ये पांचों लोग। ठीक है, तो रस्सी क्या है, रस्सी बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, बिकॉज दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। तो रस्सी क्या होगी, बैलेंस में होगी। तो अगर किसी भी बॉडी को पुल्ड किया जाता है, खींचा जाता है दोनों साइड से विथ इक्वल फोर्स, तो बॉडी विल नॉट मूव, एंड इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड अगर फोर्स है, तो अब बताओ रस्सी जब बीच में ही है तो क्या उसका मोशन चेंज हो रहा है, नहीं, रस्सी जैसे की तैसे ही है। तो दे डोंट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। For example, in tug of a war, when both the team apply similar force from both the side, rope does not move either side. जो मैंने एग्जांपल बताया वो तो दिया ही है, I did not see. देन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो, क्योंकि देखो फोर्स यहाँ रिजल्टेंट जीरो कैसे हुआ, ये एक अपोजिट फोर्स है। मान लो इक्वल फोर्स लग रहा है, मान लो यहाँ R1 लग रहा है जो आपका अलग डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में। मान लो उतना ही R2 फोर्स लग रहा है E, तो इक्विवेलेंट होगा आपका R1 प्लस R2। ठीक है, अब मान लो ये R1, तो R2 किसके बराबर है, R1 के बराबर है, लेकिन R2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन के लिए माइनस करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका जीरो। ये एग्जाम में पूछा है कि अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो एंड इट विल बी बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ रहा है ना। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अब मान लो कि अगर हमने रस्सी, ये है हमारी रस्सी और यहाँ से भी 5 लोग खींच रहे हैं, यहाँ से 5 लोग खींच रहे हैं, इधर थोड़े से मोटे लोग हैं और इधर हेल्दी लोग हैं और इधर थोड़े से वीकर लोग हैं। ठीक है, और इनमें से जो है मान लो कि जो थोड़ा सा हेल्दी हैं उन्होंने ज्यादा फोर्स अपनी तरफ लगा लिया। ठीक है, और इधर वाले जो 5 है ये कम फोर्स लगा पाए, तो रस्सी किधर ज्यादा खींचे, रस्सी इधर आ जाएगी ना खींच के, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या हुआ, जब दो अपोजिट फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के किसी भी बॉडी को खींच रहे हैं, तो इस दिस केस बॉडी कहाँ मूव करेगी, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो द जो टू फोर्सेस हैं दे आर नॉट बैलेंस, और इस फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। अब यही जो अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कार्य कर रही है, वो इसको मोशन में लाएगी। जिधर मोशन में लाने का मतलब ये है कि इधर वाले जब लोग खींचे हैं तो रस्सी इधर चली गई, तो रस्सी क्या हुई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में हमको किसी बॉडी को मूव करवाना है, अगर हम उस बॉडी में एक्सीलरेशन चाहते हैं कि वो एक्सीलरेट करे, एक्सीलरेट करने का मतलब ये है कि वो कुछ वेलोसिटी जनरेट कर रही है पर यूनिट टाइम में, तो कैसा फोर्स रिक्वायर है, अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, मतलब देखो अगर आप समझते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। अब एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देखो किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहते हैं तब अगर वर्क डन बाय द फोर्स है किसी भी बॉडी को मूव करने में, ये डिपेंड करता है ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आप मान लो कि आप जो है आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, और आप यहाँ से यहाँ गए, तो एक तो आप इस रास्ते से जा सकते हो, एक जो है आप इस रास्ते से जा सकते हो, और एक जो है आप इस रास्ते से जा सकते हो। ठीक है, तो
वर्क जो इस फोर्स के द्वारा आप जब इस रास्ते से गए या इस रास्ते से गए या इस रास्ते से गए, तो फोर्स तो जो है वो उसने सेम लगाया, ठीक है। तो जो वर्क आपका डन होगा वो तीनों रास्ते से क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और अगर किसी किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब कह रहे हैं, जब वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। रास्ते पे ये नहीं चेंज कर रहा है, केवल ए और बी की पोजीशन क्या है इस पे जो है वर्क डन चेंज कर रहा है। मतलब हमने यहाँ वर्क डन किया, मान लो यहाँ से वर्क डन W1 आया, फिर हम इधर गए वर्क डन W2 आया, एंड इधर से हम गए तो वर्क डन W3, तो ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव में आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रल फोर्सेस जितने होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाथ फॉलो किया गया उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है आपका वो केवल प्रारंभिक और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है उस पर डिपेंड करता है। सेम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, इलास्टिक में भी है, मैग्नेटिक में भी है। हमको इसमें इतना डीप में नहीं जाना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, किसी भी फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं अगर जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया और ड्रैग, मतलब किसी चीज को खींचना, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब यहाँ पे हमारा काम प्रूफ करना नहीं है, वो 6, 7, 8 के जिस एनसीईआरटी में दिया है वो कर सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी इनर्शिया देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास रबड़ है, ठीक है, और बाल में बांधने वाला रबड़ है और आप उसको खींच रहे हो, थोड़ी देर जब आप खींचते हो तो तुरंत छोड़ने के बाद क्या है, वो अपनी पोजीशन में आती है या वो उसको कोशिश करने लगती है चेंज करने का, लास्टिक वो अपनी पोजीशन में आने का कोशिश करता है, तो इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line is called inertia of the object। अब इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया का देखो कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का यूनिट तो होगा नहीं। एंड a moving body keeps moving not because of its inertia but only because of the absence of a force to slow it down, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है इसलिए नहीं कि उसमें मोशन हो रहा है और इनर्शिया उसका विरोध कर रहा है, एक और वजह है कि वहां पे जो है फोर्स नहीं है जो इसकी मोशन को कम करे। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो जो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने स्टेट में, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है और हम उसको दूसरे पोजीशन में ला रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस रेस्ट का विरोध करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, ठीक है, कि अपने ये रेस्ट की ही पोजीशन में बने रहना चाह रही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के उदाहरण क्या है, आप एग्जांपल देख लो। जैसे बस में जब आप बैठते हो तो जब बस अचानक चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो सीट पे, है ना, धक्का खाते हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का, और ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली, this is because the fact of the person which are in contact of the floor of the bus start moving but because of inertia the upper body tends, मतलब अब इसमें यही है कि बस क्या हुई, आगे की तरफ बस आगे की तरफ चली, लेकिन जो हमारी बॉडी की इनर्शिया है वो अपोज कर रही है, वो मोशन में ही रहना चाह रही है, इसलिए वो पीछे की तरफ आती है, इसलिए पर्सन क्या होता है, बैकवर्ड आता है। सेकंड, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम कारपेट से किसी भी कारपेट को अगर स्टिक से पीटते हैं डस्ट को निकालने के लिए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी है इनर्शिया का एग्जाम्पल। इसमें एकदम टिक मारो, वेरी इंपॉर्टेंट का, क्योंकि जब हम कारपेट को पीटते हैं तो जब हम कारपेट को ऐसे ऐसे रस्सी से पीट रहे हैं, ये आपकी कारपेट है, इसको रस्सी से पीट रहे हैं, तो ये क्या है, जो डस्ट है ये मोशन में आएंगे, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहने का काम करेंगे और इस वजह से क्या होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब किसी पेड़ को हिलाया जाता है तो उसकी कुछ पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ द लीफ। तो ये सब आपके इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी जो रेजिस्ट करती है, अगर मान लो
कोई भी बॉडी है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन उसमें हम जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और बॉडी क्या कर रही है, अपनी मोशन में रहना चाह रही है। तो जो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपोज करने की चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे जब कोई बस या जो ट्रेन है वो रुकती है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, रुक रही है। पहले में हमने देखा कि बस या वो है चल रही है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, क्योंकि ये बॉडी का मोशन है ना। तो अब मान लो कोई बस या ट्रेन अचानक रुकी, तो पर्सन जो बैठा हुआ है वो आगे की तरफ धक्का खाता है, रुकती है तो। जब वो चलती है तो पीछे की तरफ धक्का खाता है, लेकिन रुकती है तो क्या होता है, अचानक रुकी तो आप आगे की तरफ धक्का खाते हो। मेरा तो सर भी कई बार लड़ चुका है। तो फॉल फॉरवर्ड एंड ये कब क्यों होता है, बिकॉज जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में जाती है विद द बस और द ट्रेन, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसका तो मोशन कंटिन्यू में रहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन। जैसे ट्रेन जो चल रही है और कोई पर्सन जो है वो ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रहा है, तो वो आगे की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों कूदता है, बिकॉज उसका जो पैर है वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाता है, जैसे वो ग्राउंड को टच करता है और वो आगे की तरफ धक्का खा जाता है। लेकिन जो उसकी रिमेनिंग बॉडी है वो कंटिन्यू करती है फॉरवर्ड में मूव करना बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोशन। ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, किसी भी बॉडी का अगर वो चेंज अपोज कर रही है कि उसकी हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई परिवर्तन ला रहे हैं, देन दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे अगर कोई कार जो है वो किसी कर्व के आसपास अचानक घूमने लग रही है, तो पर्सन जो कार के अंदर बैठा हुआ है वो क्या मतलब, मान लो कार चल रही है वो और अचानक किसी भी कर्व को अचानक वो सडनली राउंड कर रही है, तो पर्सन जो कार में बैठा है वो बाहर की तरफ धक्का खा के गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कार जो है टर्न हुई, कार ने टर्न मारा, तो पर्सन क्या है जो बैठा हुआ है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन मेंटेन करने का काम करेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, और इस वजह से इसने धक्का खाया और बाहर गिर गया। ठीक है। तो ये हुआ आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी कोई व्हीकल जो है किसी कीचड़ से पास करती है, तो जो रोटेटिंग व्हील है, मान लो जब व्हीकल जो है ये इसकी रोटेटिंग व्हील है और ये कीचड़ से पास की, तो इसका ये हुआ आपका रोटेटिंग व्हील। तो ये क्या करता है, मड को फेंकता है बाहर की तरफ, है ना। अभी बारिश है तो कितना दिल्ली में कीचड़ रहता है, ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। और इसीलिए जो है ड्राइवर के क्लोथ को बचाने के लिए मड गार्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट भी ऐसे एग्जाम्पल है। अब एक देख लो, इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनर्शिया होती है, इनर्शिया जिनको नहीं, जिन हिंदी मीडियम के होंगे, जड़त्व कहते हैं। तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होती है उसे मेजर किया जाता है इसके मास के द्वारा। ठीक है। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मास जो है वो बढ़ रहा है, मान लो किसी बॉडी का मास ज्यादा है, तो उसके अंदर उतनी ही टेंडेंसी होगी कि वो किसी फोर्स का अपोज करे, तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट मीन्स दैट इनर्शिया इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द मास एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द मास। तो अगर आपको ये आ गया कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो समझ में आया क्यों होता है, मैंने बताया ना। इसका मतलब a heavy object will have more inertia than the lighter one. For example, किसी भी empty बॉक्स को धक्का देना ज्यादा आसान होता है एक फुल ऑफ बॉक्स के, क्योंकि जो बॉक्स फुल ऑफ बॉक्स है उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा है, इसलिए ग्रेटर इनर्शिया होगा एज कंपेयर टू द एम्प्टी बॉक्स। नाउ जिसपे आपकी पूरी फिजिक्स ही बेस्ड है, दैट इज जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली न्यूटन के तीनों लॉ में से एक को प्रदर्शित करता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि ये जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज जो है अगर एक जगह रखी हुई है तो रखी हुई रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई आप बाहर से फोर्स न लगाएं। समझ में आया। इट स्टेट दैट everybody continue to be in state of the rest or uniform motion in straight line unless compelled by some external force to act otherwise। जैसे मान लो बस खड़ी है, उसमें पेट्रोल डला है,
जब तक उसमें धक्का नहीं लगेगा, ड्राइवर बैठ के नहीं चलाएगा या पीछे से कोई धक्का नहीं देगा तो बस नहीं चलेगी। तो ये न्यूटन का हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि मतलब जो है हर चीज क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और वो मोशन में है। अगर मान लो मोशन में है तो उसने पीछे का धक्का देके उसको रोका नहीं, या रेस्ट ऑफ मोशन में है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और इसी फोर्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो यू कैन टेल, एंड सेकंड थिंग इज विच लॉ ऑफ कॉल्ड इज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ गैलीलियो, देन ऑफ कोर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल मिलाने के लिए एग्जाम में आ चुका है, कॉमन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे सेफ्टी बेल्ट जो है वो पहने जाते हैं चोट से बचने के लिए, क्यों? ड्यू टू द इम्पैक्ट और कोलिजन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सडन ब्रेक इन द व्हीकल। तो सिंपल है कि कोई भी चीज अगर मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उसकी मतलब मोशन में चेंज जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसी वजह से सेफ्टी बेल्ट पहना जाता है, ताकि कोई भी जो कार की ड्राइविंग कर रहा है तो सडन जो ब्रेक लग रहा है उसको धक्का ना लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग कैरम कॉइन और स्ट्रीकर हिट्स इट। तो सेकंड एग्जाम्पल आप समझो इसमें क्या कह रहा है कि देखो, जब आप कैरम खेलते हो तो आपके पास स्टैक ऑफ कैरम कॉइन्स होते हैं। ये हो गया आपका कैरम, और बीच में ऐसे ऐसे जो है आप एक सीढ़ी की तरह बना देते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो अब जो है मान लो हमने कैरम यहाँ से ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, जो कैरम खेलते हैं वो समझ रहे होंगे। तो अगर अब मान लो कि इस कैरम कॉइन पे हमने स्ट्राइक किया, या बहुत वेरी क्विकली जो है स्ट्राइक किया इस पे, तो जो बॉटम कॉइन है, ये मान लो कैरम के कॉइन है, तो जो बॉटम कॉइन है वो क्या होगा, ये हिट होता है और ये बॉटम का कॉइन ही गिरता है। जो टॉप वाला कॉइन है ये क्या लेता है, टाइम लेता है। मतलब जितने ऊपर के कॉइन्स क्या हैं, दे डोंट मूव इमीडिएटली, बिकॉज क्योंकि जो ऊपर के कॉइन है ये रेस्ट में थे। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करती है एनी सडन चेंज इन द मोशन। ठीक है, तो आपका जो कैरम वाला एग्जाम्पल है वो इनर्शिया का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, अ कार्ड विथ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन टम्बलर, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर। तो थर्ड एग्जाम्पल आप समझो क्या कह रहा है, अ कार्ड विथ अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ टम्बलर। टम्बलर मतलब हो गया कोई गिलास, ठीक है, ये है आपके, ये हो गया आपका टम्बलर। अब यहाँ पे क्या है, अ कार्ड विथ अ कॉइन, यहाँ एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका कार्ड, और यहाँ पे रखा हुआ है आपका कॉइन, दिस वन इज कॉइन एंड दिस इज कार्ड। अब कॉइन क्या है, एग्जैक्टली जो है कार्ड के सेंटर में है। अब आपने यहाँ से कार्ड को हटाने की हल्का सा फ्लिप किया, इसको धक्का दिया, कॉइन क्या है, कॉइन इज इन रेस्ट, ठीक है। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होगी, इनर्शिया जो है कॉइन की और कार्ड की वो रेजिस्ट करेगी एनी सडन चेंज इन द मोशन। अब चूंकि जो आपने फ्लिक किया हल्का सा आपने, ये बहुत क्विक है, तो हल्का सा आपने हॉरिजेंटल फोर्स लगाया कॉइन की तरफ। अब कार्ड क्या है, कार्ड जो है आपके फोर्स से मूव कर गया, लेकिन जो कॉइन है वो क्या हो गई, कॉइन में तो कोई सपोर्ट लगा नहीं, तो कॉइन आपकी आ गई अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम हिंदी में जो लोग नहीं जानते होंगे उनको कहते हैं संवेग। अब किसी भी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आया है फोर्स लगाने से, वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। तो द इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। अब ये जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम में क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मोमेंटम आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपका वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है।
तो द एसआई यूनिट क्या होगा आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कॉमन एग्जाम्पल जो मोमेंटम में बेस्ड है ये भी आपका आ चुका है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन तो आप देखते ही होंगे कि ये दे दिया और पूछेगा कि ये मोमेंटम का एग्जाम्पल है या इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल है या इनर्शिया एट मोशन का एग्जाम्पल है। अब मान लो सपोज लाइट वेट व्हीकल, मान लो कोई कार है और कोई हैवी वेट व्हीकल है, मान लो है ट्रक, और एक वो हॉरिजॉन्टल रोड में खड़े हैं। तो हमें ये पता है कि जिसका भार ज्यादा होगा उसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनर्शिया आपका प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो मच ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन सेम टाइम। नाउ अब ट्रक को रोकने के लिए क्या है, ग्रेटर अपोजिंग फोर्स रिक्वायर्ड है देन द कार एट द सेम टाइम, अगर वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो दो लाइट व्हीकल हैं, एक है आपका कार एक है ट्रक, दोनों रोड पे खड़े हुए हैं, और अगर उनको हमें सेम स्पीड से बढ़ाना है तो मोमेंटम जो है ट्रक का ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम आपका जो है वो होता है m/v। चूंकि आपको यहाँ पे इसका मास ज्यादा होगा ट्रक का, तो इसलिए हमें मोमेंटम ज्यादा की आवश्यकता होगी, राइट, फोर्स की ज्यादा होगी। इसी प्रकार से जो है ग्रेटर अपोजिंग फोर्स की ज्यादा होगी ट्रक को रोकने के लिए देन कार। अगर दो स्टोन, एक जो है हल्का स्टोन है और दूसरा भारी स्टोन है, अब उन्हें जो है मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होकर दो स्टोन को फेंक रहा है, एक ये स्टोन है एक ये स्टोन है, तो जो नीचे आदमी है वो किस स्टोन को पाएगा कि कौन सा स्टोन पकड़ना उसके लिए आसान है, जो हल्का स्टोन है। क्यों, क्योंकि हल्के स्टोन में क्या होगा आपका, हल्का स्टोन में मास कम होगा, तो इस आदमी के लिए हल्का स्टोन इसमें मास कम होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका जो मोमेंटम है वो भी कम होगा, तो जो हल्का स्टोन होगा वो आदमी को पकड़ना इजी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नियम क्या था न्यूटन का, कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो दैट विल बी इन द रेस्ट, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो दैट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन इट, देन इसी मोशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम। सेकेंड नियम क्या है, इस नियम के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम था p, इसमें हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे डेल p डिवाइडेड बाई डेल t। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये जो हमने निकाला ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब किसी बॉडी में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, जो उसका मोमेंटम पर मिनट में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, जो इसमें फोर्स लग रहा है उसके अनुसार ही हो रहा है। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, मतलब मोमेंटम के जो रेट ऑफ फोर्स होता है, जो रेट ऑफ चेंज होता है और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है दोनों सेम होता है, जहां डेल पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल टी इज इक्वल टू द चेंज इन टाइम। अब अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली विथ एक्सीलरेशन a फॉर द टाइम t, और इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज होती है v में, देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा आपका, देखो f क्या है, f आपका प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मान लो हो गया आपका m, ठीक है, m इंटू a आपका होता है मोमेंटम, तो ये मतलब m इंटू जो आपका वेलोसिटी है वो होता है आपका चेंज। मान लो लास्ट वाली वेलोसिटी इसकी u थी और पहले वाली वेलोसिटी v थी, ठीक है, तो ये हुआ चेंज, और यहाँ हम करेंगे डेल्टा t। ठीक है, तो m इंटू और ये आपका डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल t आ रहा है, और ये आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका m इंटू a के, जो आपका वेलोसिटी में पर यूनिट जो हम चेंज करते हैं वो क्या होता है आपका, जो ये आपका t हो गया, तो वेलोसिटी में जो हम पर यूनिट चेंज होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है a, तो f प्रोपोर्शनल ma के, और हमने प्रोपोर्शनल हटाया एक कांस्टेंट लगाया, तो f बराबर k इंटू ma। तो hence the force acting on the body is the product of the mass and acceleration of the body. Now common example of Newton's second law of motion। ठीक है, तो पहले में आपने जो एग्जाम्पल देखा था वो आप देख लो। पहले एग्जाम्पल में आपने क्या क्या देखा था, लाइट वेट व्हीकल वाला देखा था,
ग्रेटर अपोजिंग फोर्स वाला देखा था, और 2 स्टोन जिसमें एक स्टोन लाइट है, एक हैवी है, ठीक है, और बस का धक्का लगने वाला जो है वो इनर्शिया एट रेस्ट इनर्शिया मोशन का था। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ गए, याद रख लो इसको। तो इसके काफी एग्जाम्पल है, जैसे हर्टिंग बाई अ क्रिकेट बॉल नॉट टेबल टेनिस बॉल। अगर जो है टेबल टेनिस का गेम होता है तो बॉल अगर किसी भी प्लेयर को हिट करती है तो वो एक्चुअली उसको उतना हिट नहीं करती है, लेकिन अगर क्रिकेट बॉल में अगर जो बॉल है वो स्पेक्टेटर को हिट करती है तो ये बॉल उसको हिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल है ये हाइयर होता है, ड्यू टू विच एक्सिलरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सिलरेशन होगा, उतना ज्यादा जो है उसमें फोर्स लेके वो आएगा। अब फॉलिंग ऑन द सैंड बेड इन हाई जंप, अगर हाई जंप का जो एथलेटिक इवेंट होता है उसमें जो एथलीट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि या आप सैंड बेड या जो कुशन बेड है उसमें वो कूदते नहीं है तेजी तेजी से, ताकि तो उन्हें क्या कहा जाता है, तेजी तेजी से कूदने के लिए कहा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। और यही जो डिक्रीज, अब देखो तेजी तेजी ये कूद रहे हैं तो टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स। नेक्स्ट है आपका मूविंग ऑफ द हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ बॉल बाय अ क्रिकेटर। जब भी कोई क्रिकेटर जो है किसी बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ कर लेता है, और ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। अब देखो जब कोई भी क्रिकेटर जो है किसी भी तेजी से आ रही गेंद को पकड़ने का काम करता है तो वो अपने हाथ को पीछे क्यों कर लेता है, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर जो है वो उस समय को बढ़ा देता है जिस समय जो है वेलोसिटी ऑफ द हाई, जो बॉल अगर हमारी तरफ मूव कर रहा है तो समय से क्या होता है, जब वेलोसिटी हाई वेलोसिटी से बॉल आ रहा है तो जब बॉल बिल्कुल एक वो पोजीशन आएगी कि बॉल मूव नहीं करेगा तो हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हाई वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो बॉल मान लो दूर से यहाँ से आ रहा है और जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्सीलरेशन जो होता है आपका वेलोसिटी में पर यूनिट चेंज होता है, पर टाइम में चेंज होता है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज्ड हुआ, है ना। मतलब मान लो एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है, जो आपका डेल वी अपॉन टी होता है जो इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन अब वेलोसिटी क्या है, जीरो हो गई तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन कम हो गया, और जब एक्सीलरेशन कम हो गया आपका तो एक्सीलरेशन की वजह से आपका फोर्स भी कम हो गया, और जब फोर्स कम हो गया तो आपको और भी कम समय की जरूरत है उस बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है। वही लिखा है, इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, thus rate of change of momentum of the ball will be large, therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the player। अब देखो, अब इसमें पूरी कहानी आप समझ लो, जैसे कह रहा है कि अगर जो क्रिकेट प्लेयर है और तेजी से कोई गेंद उसके पास आ रही है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अब क्या होगा, मान लो तेजी से गेंद आ रही है तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ v1 रही होगी, लेकिन जब बॉल सडनली स्टॉप्ड हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी पहले तो वेलोसिटी v1 थी लेकिन हाई वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि इसमें कोई क्या है, मोशन नहीं है, बहुत ही कम समय में, क्योंकि इकट्ठा तेजी से बॉल आया ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम क्या होगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप इस फॉर्मूले से देखो क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है एफ इंटू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो मतलब एफ जो है वो आपका वो होता है एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये जो टी है ये कम है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ये कम रहने से ये आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या हुआ, ज्यादा हो गया, और एफ जो है ये प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसका मतलब जो बॉल तेजी से आई तो उसके लिए जो है जो प्लेयर है उसे क्या है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसको करेक्ट कर लेना जो पहले मैंने बोला था। अब इम्पल्स क्या होता है, तो आई होप आपको ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। इम्पल्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है फोर्स का एंड
short time interval which is equal to change in momentum is called an impulse. तो impulse क्या होता है? force into time duration, और force into time duration आपका क्या होता है? change in momentum. ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन कहाँ से आ रहा है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से. अब m और a को आप लिख सकते हो, ये है आपका लास्ट वाली वेलोसिटी, ये है स्टार्टिंग वाली, और कितने यूनिट टी टाइम में. तो F बराबर mv माइनस mu डिवाइडेड बाई टी. तो ft आपका हो गया mv माइनस mu. और इम्पल्स आपका क्या होता है? यही ft इम्पल्स आपका क्या होता है? जो समय इंटरवल v से u पहुंचने में जो उसका समय था, तो ये आपका होता है I. ठीक है, तो I बराबर हो गया ft, और ये एम वी माइनस यू. तो मास तो कांस्टेंट ही था, तो m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको जो है ये चेंज हो रहा है ना, तो एम वी माइनस एम वी को हम लिख सकते हैं, यही तो है आपका मोमेंटम. तो इसको हम डेल पी लिख सकते हैं, तो I आपका क्या हुआ? डेल्टा पी हुआ. ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. सो SI यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसी तरीके से इम्पल्स के कुछ आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे चाइना वेयर रैप्ड इन द पेपर और स्ट्रॉ पीसेस. तो जो चाइना वेयर्स होते हैं वो किसी भी पेपर या स्ट्रॉ पीसेस में क्या होते हैं? रैप्ड किए जाते हैं पैकिंग करते समय. क्यों? क्योंकि जब इन द इवेंट ऑफ अ फॉल द इम्पैक्ट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू रीच द ग्लास थ्रू पेपर और स्ट्रॉ. अब जब चाइना वेयर पे फोर्स को रिड्यूस करने के लिए अगर वो गिर रहे हैं, तो उनके क्या है? टूटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं. उसी प्रकार से बोगीज में जो बफर्स का यूज होता है, वो भी जो है आपका इम्पल्स का एग्जाम्पल है. थर्ड, फिनिशिंग ऑफ फास्ट रेस स्लोली बाई एन एथलीट, ये भी जो है आपका एग्जाम्पल है इम्पल्स का. इम्पल्स ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ही पूछा जाता है. नाउ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाए जाते हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी जो है उतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है. मतलब इसका ये कि अगर आपने किसी को 5 किलोग्राम का एक चाटा मारा, तो सामने वाले ने भी आपको 5 किलोग्राम का जो है दूसरा चाटा अपोजिट डायरेक्शन में धर दिया. ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ. तो इट स्टेट दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट, देन द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट करती है एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब देन एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये है न्यूटन का थर्ड लॉ. तो कॉमन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे दो पर्सन, कोलिजन ऑफ टू पर्सन. इधर से मैं आ रही थी और इधर से जो है आपकी मदर आ रही थी. ठीक है, या इधर से आप आ रहे थे, इधर से आपकी मदर आ रही थी, और आप लोग का सर लड़ गया, दोनों को ही चोट लगी. क्यों? क्योंकि दोनों को जो क्या है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया कि जब दो पर्सन वॉकिंग ऑफ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विथ ईच अदर, देन बोथ फील हर्ट बिकॉज दे अप्लाई फोर्स टू ईच अदर. अब कोई भी पर्सन क्यों टहल ले रहा है? बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जब हम टहल रहे हैं ना, तो ग्राउंड मान लो इस डायरेक्शन में, जब हम टहल रहे हैं तो ग्राउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा पैर क्या है? धक्का दे रहा है, और और ग्राउंड भी उस इंसान को धक्का दे रही है, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में. इस वजह से जो है हम इस पुश के अगेंस्ट क्या है? मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दो लोग भिड़ गए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. रिकॉइल ऑफ अ गन, जब भी किसी बुलेट को फायर किया जाता है गन से, तो जो जैसे ये है मान लो गन, और यहाँ इसमें कुछ है बुलेट जिसे फायर किया गया, तो बुलेट आगे डायरेक्शन में चली. ठीक है, तो ये जो बुलेट है, ये भी गन को क्या है? ये तो इसमें मान लो फोर्स लगा कहीं से, ये बुलेट जो है ये भी गन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करती है. अब गन का क्या है? मास बुलेट से ज्यादा है, इसलिए गन का जो एक्सीलरेशन होगा वो देन द एक्सीलरेशन ऑफ द गन जो है दैट इज मच लेस देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट. F बराबर ma से देख लो कि A जो आपका है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के. ठीक है,
तो गन का मास क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ गन क्या होगा, लेस होगा। लेकिन बुलेट का मास क्या है, कम है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट ज्यादा होगा, इसलिए बुलेट जो है वो तेजी से निकल जाता है। अब बोट बोट जो है वो आपकी एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलती जाती है। तो सेलर जो है, जो नाविक है, वाटर को पुश कर रहे हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन। राफ्टिंग जिन्होंने की होगी इन ऋषिकेश, तो जो राफ्ट होते हैं ऐसे ऐसे आप पीछे की तरफ धक्का मारते हो और बोट आगे की तरफ चलती जाती है ना। देन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज तो समझ में तो आई गया होगा आपको कि शेलर जो है वो वाटर को विथ ओवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, रिजल्टिंग वाटर टू पुश द ओवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मोमेंट हो रहा है। हम पहले भी हमने पढ़ा था कि मोमेंट कब होगा, जब दो इक्वल और दो अपोजिट फोर्स जो इक्वल नहीं होंगे काम करेंगे। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन का जो सिद्धांत है, जो रॉकेट आपका लॉन्च होता है, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। The propulsion of rocket is based on the principle of action and reaction। तो जो रैपिड बर्निंग फ्यूल है रॉकेट में, वो क्या होती है, हाई स्पीड से रॉकेट को बाहर भेजती है और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो रॉकेट को पीछे की दिशा में धक्का देता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो टोटल मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट के सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, दैट विल रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन और कोलिजन, प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस सिस्टम में है वहां का मोमेंटम कंजर्व होगा, तब तक कंजर्व होगा जब तक वहां पे कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। इसका मतलब ये है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं किसी भी सिस्टम के, मान लो एक पार्क है, वहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है ma और एक ऑब्जेक्ट का मास है mb। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है ua और mb की वेलोसिटी है mb। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो पहले क्या होगा, जब ये लड़े नहीं थे तो उनका मोमेंटम क्या हुआ, ma, ये सेम हो गया। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट टकराएं तो उनका मान लो वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ होगा, तो ma va हुआ होगा और जो ub था वो vb हुआ होगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ma va प्लस mb vb। और ये जो है बिफोर द कोलिजन हमने मोमेंटम निकाला और आफ्टर निकाला, ये क्या है, बराबर है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉमन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब गन को हम फायर कर रहे हैं तो गन को बिल्कुल टाइट पकड़ना। क्यों, जब हम गन को फायर कर रहे हैं तो रिकॉइलिंग के कारण क्या है, हमको पता है कि पीछे भी उतना धक्का धक्का लग रहा है, तो उस वजह से गन क्या होनी चाहिए, टाइट पोजीशन में होनी चाहिए। किसी भी बोट से अगर आप जो है तट की तरफ कूदने की कोशिश करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। जैसे ये बोट है और आप शोर की तरफ कूदे तो बोट क्या है, पीछे की तरफ, हल्का सा आपको लगेगा कि बोट पीछे की तरफ गई। क्यों, टू कंजर्व द मोमेंटम। सेम रॉकेट प्रोपल्सन हम लोग देख चुके हैं। रॉकेट प्रोपल्सन भी जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें जो लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम है इंजेक्टेड गैसेस का, वो एक इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम देता है रॉकेट को। ठीक है, जब भी डिक्रीज होगा मास, जैसे फ्यूल जल रहा है तो उसका मास क्या हुआ, कम हुआ, तो मास कम होने के कारण रॉकेट का एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, लीनियर मोमेंटम का। जैसे कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में है तो वो अगर स्पेस शिप में आना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को जो स्पेस शिप की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मान लो स्पेस शिप जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो एस्ट्रोनॉट क्या है, उस कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा। क्यों, क्योंकि अब एक उतना ही तो इस अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम काम कर रहा है, तो अपने स्पेस शिप पे आ जाएगा। तो ये न्यूटन के तीसरा नियम है का एग्जाम्पल है।
फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसा फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। और इस अपोजिट फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि बस जो है वो चली, ठीक है, और बस चलते चलते जो है कीचड़ में आ गई, तो उसमें क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है? ये अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, और इस अपोजिट फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। अब फर्स्ट दे फ्रिक्शन के कौन कौन से रीजन होते हैं? दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन, फ्रिक्शन जो है दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनमें जब इरेगुलरिटीज आती हैं तो उनकी वजह से होता है। ये मान लो कि अगर जो दो सरफेसेस जो बिल्कुल स्मूथ हैं, अगर वो कांटेक्ट में आ रही है तो भी उनमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी भी एक सरफेस को मूव करने का काम करते हैं, मान लो दो सरफेस हैं जो इंटरलॉक्ड पोजीशन में है और हम एक सरफेस को मूव करने का काम करते हैं, तो इस इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है रफ सरफेस पे। और रफ सरफेस पे क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ग्रेटर होता है अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व होता है। जैसे गाड़ी जो है वो रफ सरफेस पे चल रही है तो वहां उसको ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है। अब सेकेंड रीजन क्या होता है फ्रिक्शन का? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे बिटवीन द टू सरफेसेस के बीच में, तो वहां पे क्या होगा आपका? वहां पे भी फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे कब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है जो प्लेस्ड है ओवर एंड अनदर ऑब्जेक्ट बी, देन ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, इनके सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज है वो एक्चुअल कांटेक्ट क्या है? केवल कुछ ही पॉइंट पे होगा, और यहाँ पे भी है फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। ये देखो इसमें केवल जो, अगर हम मान लो मैं कोई लाइन छोड़ रही हूँ तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रिक्शन के लिमिटेशन क्या होते हैं? फ्रिक्शन जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो दो बॉडी है, फ्रिक्शन वहां की एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कितना एरिया है, ठीक है, वो केवल बॉडी की क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। This is because with increase in the area of contact, force of adhesion also increases, but the adhesive pressure remains the same. अब when the surfaces in contact are extra smooth, distance between the molecule of the surface in contact decreases. अब मान लो कि जो दो कांटेक्ट जो सरफेस हैं कांटेक्ट में आ रहे हैं और जब वो एक्स्ट्रा स्मूथ हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास होंगे और उनके बीच में क्या है? जो उन फोर्स जो उनको बाइंड कर रहा है वो बढ़ता जाएगा, और जब और उन दोनों को अब ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होगी, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और एडहेसिव प्रेशर भी बढ़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्टैटिक मतलब हो गया कोई बॉडी स्टैटिक में, इसका मतलब कोई सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसका रोल तब आता है जब बॉडी जो है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है बिना किसी मोशन के, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वो रोल में तब आता है जब एक बॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अभी फिसलना शुरू ही की, तो इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉडी जो है मूव करती है ओवर द अदर बॉडी, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि जब दो बॉडी क्या है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, तब जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जैसे ये जो होता है ना, झूला जो होता है वहां पे मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं झूले पे सरके, तो यहाँ पे इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अ चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन थ्रो अ स्लाइड इन द पार्क, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जब एक मान लो
एक बॉडी जो है किसी भी दूसरी बॉडी में क्या हो रही है, रोल कर रही है। जैसे चक्का है वो क्या कर रहा है, दूसरी बॉडी पे रोल कर रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जब जब इस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो इस पे जो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन काम करेगा इसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और ये रोलिंग क्या है, रोलिंग की वजह से ये जो फ्रिक्शन इस पे कम लगता है। किसी भी बॉडी को जो है रोल करना किसी बॉडी के ऊपर आसान होता है इन कंपैरिजन टू जो बॉडी है स्लाइड कर रही है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग, टर्निंग, स्टॉपिंग। विदाउट फ्रिक्शन इट इज डिफिकल्ट टू वॉक। क्यों? क्योंकि जब आप मूव कर रहे हो तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी काम कर रहा है आपको फॉरवर्ड करने में। A nail is fixed in the wall due to the friction. थर्ड क्या है, अगर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द रोड। अब मान लो गाड़ी जो है वो चल रही है, इसमें जो ये टायर लगा हुआ है, अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं रोड पे काम करता ना तो ये गाड़ी आपकी सरक जाती। ठीक है, तो ये स्टार्ट भी नहीं हो सकती थी और स्टॉप नहीं हो सकती थी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपकी एडवांटेज है फ्रिक्शन की। आप जो कैप, रिंग या बेल्ट पहन रहे हो वो भी क्या है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। हम जो है पेन से लिख, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम पेन से ऐसे लिख नहीं पाते। ठीक है, तो वी कैन राइट यूजिंग पेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द निब ऑफ द पेन एंड द पेपर। क्योंकि एक फोर्स लग रहा है ना, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ तो ये जो पेपर है और ये जो मेरा पेन है इनके बीच में क्या है, एक फोर्स लग रहा है। अब डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन मतलब ये समझ लो खिंचाव हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो फ्रिक्शन वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग और सोल ऑफ द शूज। तो जाहिर सी बात है, जैसे जूते में जो सोल लगा होता है तो जब हम चलते हैं रोड पे तो उस पे फ्रिक्शन भी लगता है जिसकी वजह से वो टूटने लगता है। बॉल बियरिंग भी जो आपके लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट में वो भी टूटने लगते हैं। और पंखे में भी बॉल बियरिंग लगी होती है ना तो वो फ्रिक्शन की वजह से ढीली हो जाती है। ये आपका डिसएडवांटेज होता है फ्रिक्शन का। जैसे मान लो पंखे में जो छोटे छोटे ये लगे होते हैं, नट्स लगे होते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, इसमें गर्मी भी पैदा करते हैं। ये मशीन की ओवरऑल एफिशिएंसी को कम करते हैं एंड इट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जैसे आई हैव अ इलेक्ट्रिक शॉप, तो हमारे यहाँ काफी काम होता है। तो पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के साथ आप क्या कर सकते हो कि पॉलिशिंग के माध्यम से जो है फ्रिक्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट के माध्यम से, जैसे ऑयल का उपयोग करके, ग्रीस का उपयोग करके, ग्रेफाइट का उपयोग करके किसी भी मशीन के पार्ट पे लगा के एक वहां पे हम क्या करेंगे, थिन लेयर बना देते हैं और जो मूविंग सरफेसेस हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं करती हैं। जैसे कभी कभी दरवाजे का जब ताला नहीं खुलता है फ्रिक्शन की वजह से तो हम उसमें तेल डालते हैं, है ना। तो ये हमने क्या किया, फ्रिक्शन को कम किया। सुटेबल मटेरियल, इसी प्रकार से हम कोई भी सुटेबल मटेरियल जो फ्रिक्शन को कम करे, कोई भी सुटेबल मटेरियल जो फ्रिक्शन को कम करे वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। बॉल बियरिंग का यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्यों? जब हम बॉल बियरिंग का यूज करते हैं किसी भी मशीन के दो पार्ट में, ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बिटवीन द बॉल बियरिंग और सरफेस इन द कॉन्टेक्ट वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन कम हो जाता है और फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम होता है। एंड अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन समझ लो, फ्लूइड फ्रिक्शन को ही ड्रैग कहते हैं। गैस या लिक्विड को कंबाइंड रूप से हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, कॉमन नेम जो गैस या लिक्विड का होता है दैट इज फ्लूइड। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ये फ्लूइड लगा रही है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना शिप चलती है तो उस पर एक ड्रैग काम कर रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन को आप बढ़ाते कैसे हो, तो घटाने के लिए तो हम लुब्रिकेंट लगा रहे थे, सरफेस को हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस को हम रफ करेंगे बाय इंक्रीजिंग सरफेस की इरेगुलरिटी हमने बढ़ा दिया। जैसे जो जूते के आपके सोल्स हैं
उनको ग्रूव कर दिया गया फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली ट्रेड कर दिया गया टायर ऑफ द कार को, ठीक है, और हार्डर उसे प्रेस किया गया। ये आपके हो गए एडहेसिव मटेरियल का यूज करके, जैसे जो भी एडहेसिव मटेरियल होते हैं वो भी जो है दो स्टिक सरफेसेस के बीच में जो है फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कबड्डी प्लेयर है वो क्या करता है, अपने हाथ को मिट्टी से बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेता है ना, कबड्डी आपने खेली होगी तो हाथ से मिट्टी कर लेता है ताकि जब दूसरा प्लेयर उसको पकड़ने के लिए आए तो उसका हाथ फिसले नहीं, ठीक है। For a better grip of their opponents and gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase the friction of better grip. तो कितना है अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव क्यों कर रही है, बिकॉज उसमें जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r, तो फोर्स उसका क्या होगा, Fc इक्वल टू होता है बराबर m इंटू ए, तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज v स्क्वायर ऑफ विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो Fc बराबर m स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, दिस फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स and this force must originate from some external source such as gravitation, tension, friction, कूलाम का नियम। कूलाम हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी हीट वाला चैप्टर तो आगे आएगा। इसमें आपको देखो जो भी आप एग्जाम देते हो ना उसमें जनरल एग्जाम्पल पूछता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे कुछ बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे जब कोई भी व्हीकल जो है एक सर्कुलर पाथ में, मौत का कुआं देखे हो, मौत का कुआं अभी उसमें आगे आएंगे, तो जब कोई व्हीकल जो है वो एक कर्व्ड पाथ के अराउंड घूमता है तो इट शुड बी एक्टेड अपॉन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब व्हीकल जो है वो नेगोशिएट कर रही है इस कर्व्ड पाथ में, तो व्हीकल जो कार की व्हीकल होगी उसके पास एक टेंडेंसी होगी कि वो कर्व्ड पाथ को छोड़ दे और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने लगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके टायर के बीच में और इस रोड के बीच में ये टेंडेंसी व्हील को अपोज करते, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स कैन नॉट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देन द कार ओवरटर्न्ड। समझ में आ रहा है, जो बीच में ऐसे कार कूदते, अगर आप बोलोगे कि आपसे कभी पूछ दिया जाए कि सर्कुलर रास्ते में जो है कार मूव कर रही है तो कार गिर क्यों नहीं रही है, इसी वजह से क्योंकि जब जो उसका पहिया है और जो रोड है सर्कुलर उसके बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सफिशिएंटली सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर में बांधे रख रहा है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड एंड ट्रैक्स, ये भी क्या है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल है। तो वही ऊपर कहा है कि when a car goes round a level curve, the friction force provide the necessary centripetal force. If this force is not enough to necessary centripetal force, the car will skid, कार गिर जाएगी। In order to avoid skidding while going round a curved path, the outer edge of the road is raised above the level of the inner edge. इसी वजह से अगर सर्कुलर पाथ होते हैं तो जो रोड का आउटर किनारा होता है उसे थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है ताकि जो है एक फ्रिक्शन इसमें प्रोवाइड किया जा सके। A cyclist has to bend slightly toward the center of the circular track in order to take a safe turn without slipping, ठीक है। अब नेचर में जो सर्कुलर मोशन होता है, जैसे अर्थ जो है वो हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो क्यों रिवॉल्व कर रही है, बिकॉज हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और ये सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलता है, अर्थ जो है जब सन को अपनी तरफ, सन जो है ये सन है और अर्थ मूव कर रही है, तो सन जो है अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, सन का भी तो कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा, यही फोर्स जो है वो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन,
सिमिलरली मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून जो है ये अर्थ का चक्कर लगाती है, तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ये भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल होता है। सर्कुलर मोशन इन एटम, किसी भी एटम में जो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस होता है, अभी मैंने देखा था, बताया था कि जो किसी भी एटम में न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, घुस के न्यूक्लियस में आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल, कौन से, मोशन में, एटम में जो आपका मोशन हो रहा है, नेचर में जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और जो बैंक कर्व्ड रोड एंड ट्रैक्स हैं, सर्कुलर रोड पे जब व्हीकल मूव कर रही है, ये सब किसके उदाहरण थे, आपके सेंट्रीपिटल के। सेंट्रीफ्यूगल इसका उल्टा हो गया, जब भी सर्कुलर पाथ है, जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहा है तो इसमें एक बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा और इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, ये लग तो मतलब ये हमको दिखेगा नहीं बट ये एक्चुअल में लग रहा है, इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स कहा जा रहा है। विच एक्ट अलोंग द रेडियस, जो रेडियस के अलोंग काम कर रही है, एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब कुछ एपरेटस का यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेजर करने के लिए, जैसे जब मिल्क जो है, आप मिल्क को आप चर्न करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो क्रीम क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बिकॉज ये फोर्स एक्ट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड हैवियर पार्टिकल जो मिल्क में है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे लाइटर पार्टिकल की तुलना में, और वो पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो द हैवियर मिल्क पार्टिकल मूव टुवर्ड द सर्कमफेरेंस, हेंस क्रीम is obtained from the inner part of the vessel and milk from the outer part. सिमिलरली ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूग स्पिन होता है वो ब्लड को मूव करता है और सेपरेट करता है रेड ब्लड सेल को, प्लेटलेट्स को एंड प्लाज्मा को, बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी डिफरेंस। इसी प्रकार से जो वॉशिंग मशीन में कपड़े का सूखना है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वॉशिंग मशीन में ड्रायर आपने देखा होगा, ड्रायर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रम होता है जिसमें उसके वॉल में क्या होता है, छेद होता है जहां पे कपड़े सुखाए जाते हैं, इसमें आपने गीले कपड़े डाले और ड्रम को हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर दिया, जो ड्रम को ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, खूब तेजी से वॉशिंग मशीन में रोटेट होता है ना, हाई स्पीड से। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ये वेट क्लॉथ क्या हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, द फास्ट सस्ते नहीं, जो वेट आपके गीले क्लॉथ है वो सूखे हो रहे हैं, तो द फास्ट स्पिनिंग ऑफ द वेट क्लॉथ इन ड्रम क्रिएट अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं, ये देख लो, ये जो है आपका ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। देखो इसमें दो चीज है, जब आपने, थोड़ा सा मिस हो गया था, जब आपने जो है एक कपड़े को डाला बकेट में, जो आपका लॉन्ग और परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल ड्रम है, ड्रायर जो है, तो आपने वेट क्लोथेस इसमें रख दिए, अब ये घूमने लगेगा हाई स्पीड से, तो हाई स्पीड से ये घूम रहा है, तो वॉशिंग मशीन में क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन सेंटर की तरफ यहाँ क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अब जो गीले कपड़े हैं, दैट दे आर फ्लंग आउटवर्ड टू द ड्रम एज, अब ये ड्रम के किनारे पे क्यों आते हैं, तो जो आपके कपड़े सूख गए हैं वो ड्रम के किनारे पे आते हैं, और जो वाटर क्या है वो ड्रम के होल से सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, इस वजह से जो है आपका कपड़ा सूख जाता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम देखेंगे, तो रिवाइज करके आइएगा, कल हम लोग इसको देखते हैं।